पूरा देश जानता है कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। पुडुचेरी में पीएम मोदी के मेगा रोड शो के लिए वो पहुंचे हैं और आज चुनाव प्रचार को धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। लेकिन असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन की एक उल्टी गिनती शुरू होती हुई नजर आ रही है और इस उल्टी गिनती में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। यानी ठीक 6 दिन बाद असम की जनता अपना फैसला सुनाएगी और इस चुनावी हलचल को देखते हुए राजनीतिक दलों के दिग्गज मैदान में हैं। सियासत के इस शोर को अगर समझदारी का फिल्टर लगाकर सुनेंगे तो एक शब्द आपको साफ सुनाई देगा और वो शब्द है घुसपैठ। यही घुसपैठ का मुद्दा असम से पश्चिम बंगाल तक की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार साबित होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के खेमे से चुनाव मैदान में जिसने भी माइक संभाला उसकी जुबान पर घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। इसके पीछे वजह है बदलती हुई डेमोग्राफी और बांग्लादेश की तरफ से होती हुई घुसपैठ का कनेक्शन। तभी पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की तैयारी हो या असम में हैट्रिक के इरादे हो, घुसपैठ का मुद्दा दोनों राज्यों की रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ये चुनाव डू एंड डाई जैसी सिचुएशन है, क्योंकि असम में कांग्रेस बीते 10 साल से सत्ता का वनवास झेल रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से कांग्रेस ने सत्ता का स्वाद नहीं चखा। क्या घुसपैठ को हथियार बनाकर बीजेपी असम में हैट्रिक लगा पाएगी और पश्चिम बंगाल के सत्ता परिवर्तन का बीजेपी का सपना क्या होगा पूरा, या फिर कांग्रेस इस बार कोई करिश्मा दिखा पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज की दहाड़ की चर्चा में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले असम की सियासी जंग में घुसपैठ के मुद्दे का शोर कितना जोर पकड़ रहा है, सुनिएगा। घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। वो दिन दूर नहीं, अगर फिर से उनकी सरकार आएगी तो हमारे ट्राइब के बीच में भी घुसपैठिए घुसेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए आपके सामने रखती हूं सवाल। आज का पहला सवाल यही, राज्यों का रण पूरा होगा किसका विजय प्रण? मोदी शाह का प्लान, बंगाल असम की राह आसान, घुसपैठ पर योगी का प्रहार, डेमोग्राफी चेंज पर आर पार, घुसपैठ प्लस यूसीसी, बंगाल में परिवर्तन की झांकी, असम में हैट्रिक के इरादे, घुसपैठ का मुद्दा सबसे आगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता चर्चा में मौजूद रहेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी मौजूद हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। बरखा त्रेहान जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ चर्चा में इस वक्त मौजूद। और टीएमसी के नेता एहतशामुल हक भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए ईशान, आप ही के साथ शुरू करती हूं। और क्योंकि सारे के सारे इलेक्शन कैंपेन में घुसपैठ को लेकर, डेमोग्राफी चेंज को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है और ये चुनाव का एक बड़ा मुद्दा भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस इन्फिल्ट्रेशन को, घुसपैठ को कोर इशू मानती है?
पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को और पूरे देश को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अब एक शैली बन गई है। आप देखिए दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के चुनाव में ये बोला गया कि रोहिंग्या आ गए हैं, घुसपैठी आ गए हैं, आपका अधिकार छीन लिया जाएगा, आपके सारी सुख सुविधाएं रोहिंग्याओं को दे दी जाएगी। लेकिन 10 साल से 12 साल से किसकी सरकार है केंद्र में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पुलिस किसके अंडर आती है? भारतीय जनता पार्टी के अंडर आती है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है दिल्ली में भी। उसके बाद बिहार में लगभग 20 साल से एनडीए की वहां पे सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो सरकार चली। खैर, उनको मक्खी की तरह हटा दिया गया, दूध में बड़ी मक्खी की तरह हटा दिया गया अब। लेकिन 12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार रही बिहार में, लेकिन वहां पे भी घुसपैठी आ गए। अब प्रधानमंत्री जी असम गए हैं, बंगाल गए हैं, वहां पे भी वही राग अलापने का काम कर रहे हैं। अपने जमीर में, अपने गिरबान में झांक के देखिए। आप ये देखेंगे इस चीज को पूर्णिमा जी कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है अब इस समय जो 12 साल में सरकार होने के बावजूद भी, अपनी सशक्त सरकार, मजबूत सरकार, 56 इंच छाती वाली सरकार होने के बावजूद भी विपक्ष से सवाल पूछने का काम कर रहा है, विपक्ष पे आरोप मढ़ने का काम कर रहा है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी। घुसपैठ है या नहीं? घुसपैठ है या नहीं है? मैं बस इतना मानती हूँ। कांग्रेस मानती है इन्फिल्ट्रेशन इशू है कि नहीं है? आप इसको डिनाई करना चाहते हैं, आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, तरीका आप चुन लीजिए, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन आपको लगता है इशू है? उसी पे बोल रहा हूँ। आइए ना, उसी पर। इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़ा इशू है। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार की विफलताओं का ही नतीजा है पिछले 12 वर्षों में कि घुसपैठिए देश में आ रहे हैं। मैं आपको 14 के बाद आए, सिर्फ 14 के बाद आए। मैं आपको कुछ आंकड़े मैं भी दे दूंगी। मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये इन्फिल्ट्रेशन 14 के बाद ही हुई? क्या ये इन्फिल्ट्रेशन 14 के बाद हुई? आप कह दीजिए हाँ हुई, तो रोहन गुप्ता इसका जवाब देंगे। उससे पहले इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती थी? उससे पहले नहीं होती थी इन्फिल्ट्रेशन? बिल्कुल हुई है ना? उससे पहले भी होती थी। उससे पहले भी इन्फिल्ट्रेशन होती थी, लेकिन उस पर काम होता था। मेरा आंकड़ा सुन लीजिए। अच्छा। और मेरा नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और जो संसद में सवालों के जवाब दिए जाते हैं उसका आप एक आंकड़ा सुनिए। 2004 में यूपीए की सरकार आई, हमारी सरकार आई मनमोहन सिंह जी की। 2005 में 14,916 लोगों को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनको डिपोर्ट किया गया बांग्लादेश। 2006 में 13,692 इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया। 2007 में 12,135 को किया गया। 2009 में 10,602 को किया गया। 2010 में 6,290 लोगों को किया गया। 2011 में 6,760 लोगों को किया गया। 2013 में 5,234 लोगों को किया गया। उसके बाद अब सुनिए, 2014 में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई और एक मजबूत सरकार जिसको आप बोलते हैं वो आई, 2014 में 990 लोगों को किया गया। 2016 में 308 लोगों को डिपोर्ट किया गया। 2017 में 51 लोगों को डिपोर्ट किया गया। 2018 में 445 लोगों को डिपोर्ट किया गया। 2019 में 299 लोगों को डिपोर्ट किया गया। 2022 में केवल 50 लोगों को डिपोर्ट किया गया। 2023 में जो दिल्ली पुलिस के आंकड़े कहते हैं, दिल्ली में से सिर्फ 5 लोगों को डिपोर्ट किया गया। तो ये जो सरकार है, 2011 का जब सेंसस हुआ था तो किसकी सरकार थी? ये कितनी 2011 का सेंसस जब हुआ था ईशान, तब किसकी सरकार थी? 2011 के सेंसस में। अच्छा, 2011 मैं वही बोल रहा हूँ। 2011 के बाद से तो खैर सेंसस भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ 2011 में जब सेंसस हुआ उस वक्त किसकी सरकार थी? ये कितनी सीरियस, मैं भी तो सीरियस बात ही कह रही हूँ। ये इन आंकड़ों से ईशान, 2011 में जब सेंसस हुआ उस वक्त किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो जो डेमोग्राफी चेंज 1951 में 20% का था, 2011 के सेंसस में वो 27 से 30% गया कि नहीं गया? ये बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? अब आप नंबर्स पर खेलिए। रोहन गुप्ता, ईशान ये नहीं कहेंगे। रोहन गुप्ता जी, नहीं, मैं सवाल पूछ के नहीं, मैं उसी के साथ आगे बढ़ रही हूँ। उसी के साथ में आगे बढ़ रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, अब मैं दो चीजों को समझना चाहती हूँ। 50 किलोमीटर तक अभी मैं एनआरसी का मुद्दा उठा दूंगी तो आप लोग फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं रख पाएंगे। आपको घुसपैठिए भी हटने चाहिए, ये भी आपकी मांग है। हम एनआरसी पर साथ भी नहीं आएंगे, ये भी हमारा टेक है। तक अगर देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी है तो वो बीएसएफ की है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं, जितना फोर्टिफिकेशन बांग्लादेश बॉर्डर का, भारत और बांग्लादेश बॉर्डर का कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया 2004 से 14 के बीच में, रोहन गुप्ता जी मुझे बताएं कि उनकी सरकार ने कितना फोर्टिफिकेशन ऑफ बॉर्डर्स किया वहां पे? ठीक है,
ठीक है रोहन गुप्ता जी, सारी की सारी घुसपैठ के इन्फिल्ट्रेशन के इशू पर नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है। इसे हम सिर्फ एक कोरे चुनावी मुद्दे की तरह देखें, इसे सीरियस डेमोग्राफी चेंज के एक पैटर्न के तौर पर देखें, तो साथ में यह भी समझना होगा कि फिर बीते 10 सालों में ग्राउंड में एक्चुअल रिडक्शन कितना हुआ, क्योंकि अभी अभी कुछ नंबर्स ईशान ने रखे हैं यहां पर। तो अगर आप घुसपैठ का मुद्दा उठाएंगे तो ये भी बताना होगा कि सेंट्रल से लेके स्टेट में जब जब की सरकार रही तो फिर हमने एक्चुअली घुसपैठ पर क्या किया। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा और इसका मैं पॉइंट वाइज जवाब दूंगा। 2016 में जब किरेन रिजिजू जी ने संसद के पटल पे रिपोर्ट रखा, तब विविध सोर्सेस से मालूम चला कि देश में 2 करोड़ घुसपैठी जो बांग्लादेशी घुसपैठी वो कहीं ना कहीं रूप में डॉक्यूमेंट बना के कहीं पे हैं। ये 2016 की रिपोर्ट थी। उसके पहले की जो सरकारें थी, ये 2 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थी या जितनी भी सरकारें थी, कहीं ना कहीं उन्होंने घुसपैठियों को पनपने दिया इतने सालों तक, ठीक है। उसके बाद में आज भी जब ये सरकार आई, मैं आपको आसाम का एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वहां पे 1200 किलोमीटर की बॉर्डर सील करके एंश्योर किया गया कि एक भी घुसपैठिया वहां पे 10 साल में एंटर ना हो। पश्चिम बंगाल में अभी देखा होगा आपने कि सरकार ने कहा कि बीएसएफ ने जो जगह मांगी बॉर्डर पोस्ट सील करने के लिए 400 किलोमीटर में, वहां पे जगह भी नहीं दी गई ममता बनर्जी द्वारा। और उसके खिलाफ मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी ने क्या एक भी स्टेटमेंट दिया? नहीं। ये इनकी इच्छा शक्ति है कि घुसपैठियों को आने दो, 2 करोड़ को आने दो और 50 निकालो और फिर दिखाओ देखिए हमने कर दिया। अरे हमने घुसना ही नहीं दिया भाई साहब। और जो भी घुसे, जहां पे भी बांग्लादेश में, आपको पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, जब एसआईआर की एक्टिविटी हुई, जब लगा सबको कि उनके नाम कट रहे हैं, वहां पे पुश बैक कर करके वहां पे हम आंकड़ों के लिए वेट नहीं कर रहे थे। हमारे लिए देश महत्व है कि हमने 50,000 को जाने दिया और देखिए हमने तो 500 वापस भेज दिया। अरे ये क्या तरीका है? ये कोई आंकड़े की गेम है क्या? ये देश की सुरक्षा का मामला है और आपने हमेशा 60 साल तक उसके साथ खिलवाड़ किया। मुझे बताइए एक भी बात ममता बनर्जी के सामने इन्होंने सवाल उठाया? इतना बड़ा मुद्दा चला, इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या एज अ नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी को नहीं बनता था कि अगर ममता बनर्जी ने बीएसएफ को जगह नहीं दी तो कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में बात करती है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रही है? नहीं करना है। यही फर्क है आपकी इच्छा शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति में। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आसाम में 10 साल में घुसपैठ की घटना हुई है, मुझे बता के दे दे। ये इच्छा शक्ति और काम करने की स्टाइल में फर्क होता है। आपके लिए आपकी राजनीति राष्ट्र नीति से ऊपर है और इसलिए जनता आप पे भरोसा नहीं करती। कौन से आंकड़े दे रहे हैं भाई साहब? आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। अगर आपकी इच्छा शक्ति होती तो आप एसआईआर का विरोध नहीं करते। अगर आपकी इच्छा शक्ति होती तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध करते। अगर आपकी इच्छा शक्ति होती तो बिहार में जो एसआईआर हो उसके खिलाफ वोट चोरी का आंदोलन नहीं करते। हर जगह आपका झूठ पकड़ा गया, फिर भी आप झूठ बोलते गए, जनता को बरगलाते रहे, झूठ पे झूठ। कब तक जनता सहन करेगी? आपको प्यार है घुसपैठियों से, मालूम है जितने वोट बनेंगे वो आपको ही जाएंगे और इसीलिए आपकी तुष्टीकरण की राजनीति देश की राजनीति के ऊपर चली जाती है। यही तो आपत्ति है। कहीं तो रोकिए, कहीं तो राजनीति को रोकिए, कहीं तो अपनी आत्मा को पूछिए कि क्या हम देश के लिए सही कर रहे हैं। कब तक राजनीति करते रहेंगे आप लोग? बताइए श्याम। देखिए, जो अभी बिहार की इन्होंने बात करी है, एसआईआर का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, हमारे घटक दलों ने किया, उसमें आप ये बता दीजिए बिहार में एसआईआर हुई? आप कहते हैं बड़ी अच्छी तरीके से एसआईआर हुई। हालांकि राहुल गांधी जी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बता दिया कि एसआईआर जो हुई बिल्कुल बोगस तरीके से वहाँ पे एसआईआर हुई। हमने जो जिंदा वहाँ पे वोटर्स थे जिनको मृत घोषित कर दिया गया था, उनको पूरी मीडिया के सामने उनको सामने रखने का काम किया और वो जो मरे हुए लोग आपने काटे थे जिनके वोट, वो जिंदा होके हमारे स्टेज पे पता नहीं कैसे पहुंच गए। लेकिन रोहन गुप्ता जी एक बात नहीं बता पाएंगे कि पूरी एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद बिहार में कितने घुसपैठिए वहां पर पकड़े गए। जब इस सवाल को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू हैं इस समय, उनसे पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने नहीं पूछा, आप ही की फ्रेटर्निटी के एक दूसरे चैनल के एक रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि कितने एसआईआर के बाद आपने घुसपैठिए पकड़े बिहार में, तो वो सवाल से भागते हुए नजर आए। एसआईआर का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनिंदा लोगों के वोट काट के, सवाल से कैसे भागे? मुझे उनका जवाब याद है, इसलिए मैं क्या कितने बताइए कितने सवाल से भागते? हाँ, सवाल से भागते ऐसे हैं कि सवाल का जवाब ना देके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अब आपसे सवाल पूछता हूँ, कितने लोग कितने पकड़े गए? काम नहीं है ये। तो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर करी, इलेक्शन कमीशन ने लोगों को लाइनों में खड़ा किया, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म भरवाए, इलेक्शन कमीशन की वॉच पे बीएलओज मरे, लेकिन बीएलओज मर जाएंगे
वो कोई बात SIR नहीं, को लेकिन SIR कितने एक घुसपैठिए आधार हो पकड़े सकता गए, ये है, कितने पकड़े गए, ये उसका SIR क्या जवाब दिया था एक बताइए? पार्ट हो सकता है कितने घुसपैठिए पकड़े गए थे, उसका क्या जवाब दिया मुझे बताइए? इन्फिल्ट्रेशन करने मेरे पास वाले आज भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक मौजूद है, इन्फिल्ट्रेटर्स की पहचान का, आज भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक मौजूद है पूर्णिमा SIR जी। एक आधार हो सकता है इन्फिल्ट्रेटर्स की पहचान का, लेकिन कितने SIR वो इन्फिल्ट्रेटर्स पकड़े डॉक्यूमेंट गए? नहीं है जो कितने ये इन्फिल्ट्रेटर्स बताएगा थे कि उसमें से? कितने भाई, इन्फिल्ट्रेटर्स पूरा मुद्दा थे। तो यही बनाया गया ये ना। काम है होम मिनिस्ट्री सवाल का, पूछिए। ये बात मैं इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कही गई, जिनको आपने सो कॉल्ड सरकार का पिट्ठू बता दिया। बिल्कुल सरकार अब का आपने पिट्ठू। राहुल मैं गांधी अभी के भी प्रेस बोल रहा हूं। कॉन्फ्रेंस की जबरदस्त तारीफ कर दी। बिल्कुल अब ये तारीफ बता करी। दीजिए कि राहुल गांधी ऊपर है या न्यायपालिका? दोनों न्यायपालिका ऊपर है। न्यायपालिका ऊपर है। जी। न्यायपालिका ने SIR की प्रक्रिया पर रोक क्यों नहीं लगाई? अभी एक मिनट ना, क्या ना, वो ना। क्या उसको उन्होंने SIR की क्या वो प्रक्रिया- क्या वो आधार केस कार्ड जोड़ा, कंप्लीट हो गया? आधार कार्ड जोड़ा, क्या उस केस पे आधार कार्ड जोड़ा, क्या उस केस क्या पे हुआ जजमेंट आ बंगाल गया? में? क्या उस केस पे हुआ? जजमेंट बंगाल आ में गया? क्या हुआ? क्या अभी बंगाल विचाराधीन में है क्या कि हुआ? नहीं है? बंगाल क्या में वो केस कंप्लीट हो बंगाल गया? में क्या वो केस न्यायिक कंप्लीट हो गया? अधिकारियों को अच्छा, 7 क्या वो घंटे केस तक कंप्लीट हो गया ये बंधक बताइए? बनाकर रखा गया। क्या उस पे उन्होंने वो अपना- न्यायिक अपना अधिकारी निर्णय दे जो दिया? सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम निगरानी कोर्ट ने निर्णय दे दिया में उस उस पे? प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सुप्रीम रहे कोर्ट ने निर्णय दे थे, दिया उस और पे? आप ही लोग बात बताइए। करते हैं कि नहीं जी हम तो सुप्रीम लोकतंत्र कोर्ट ने निर्णय बचाने दे के दिया, लिए आपको भी निकले। पता है। नहीं, सुप्रीम आपको भी कोर्ट पता है, ने सुप्रीम कोर्ट ने कोई ने निर्णय क्या दिया है कहा? अभी। सुप्रीम वो कोर्ट ने कहा, विचाराधीन है, सुप्रीम वो कोर्ट ने कहा विचाराधीन कि है, वो केस इलेक्शन अभी लड़ा जा रहा कमीशन है। के पास SIR आप की उसपे प्रक्रिया सुप्रीम को कोर्ट को कोर्ट नहीं कर सकती कंटिन्यू क्या करने कहा, का क्या पूरा नहीं कहा। अधिकार है। ईशान भाई, पहली बार जो नहीं देश का है, इलेक्शन कमीशन पहली बार नहीं आधार है को नहीं मान SIR रहा की था, उसको प्रक्रिया हो सुप्रीम रही कोर्ट को बोलने का है, मानना लेकिन तो ये पड़ेगा पहली ना। बार जरूर है कि SIR की प्रक्रिया पर इतना हो हल्ला हो रहा है। बिल्कुल, आपकी सरकार क्योंकि के उसकी समय क्या टाइमिंग गलत SIR है। नहीं हुआ? उसकी टाइमिंग पर इससे सुप्रीम पहले कोर्ट ने सवाल जब उठाए सबसे थे। पहले इस देश में जब चुनाव विपक्ष हुए, ने सवाल उठाए, जब सबसे तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी संजय टाइमिंग राणा पे जी, सवाल जब उठाए थे सबसे SIR पहले की। इस देश में चुनाव संपन्न हुए, सबसे पहले, तब क्या SIR नहीं था? तब तो कोई डिजिटल माध्यम भी नहीं था, तब तो रिकॉर्ड्स रखने की कोई तरीका भी नहीं था कि आसानी से रखा जा सके। लेकिन SIR तो तब भी हुआ था। आज इतनी हाई तौबा क्यों 3 SIR साल में हुआ पर? था, 3 साल में हुआ था भाई तब अच्छे उस से टाइम लेके किया उस गया था। तरीके के संसाधन टाइमिंग नहीं थे पे ना सवाल ईशान। उठाए आज गए। सोचिए आप कब की आज की सुप्रीम बात कोर्ट कर ने रहे सवाल उठाए। हैं। आज मैंने जहां ईशान त्यागी आज ने जहां हर कांग्रेस एक पार्टी चीज ने जो आपके सवाल फोन पर एक उठाए, टैप पर अवेलेबल लेकिन है, देश के आप उच्च एक बैंक का न्यायालय जिसको आप ट्रांजैक्शन कह एक रही क्लिक करके हैं, कर सकते उसने हैं। सवाल उठाए। पहले उसके लिए मैंने बैंक तो में आप न्यायालय ऊपर घंटों है। लाइनें लगाते थे, सवाल उठाए। तो समय बदला ना, सवाल उठाए तो समय टाइमिंग पे। बदला। संजय जी, आधार कार्ड को देखिए, मान्य बड़ी करवाया। संजय जी। बड़ी छोटी सी बात है, इनको समझने की जरूरत है। ज्यादा पुराना नहीं जाता, 2004 में SIR लास्ट टाइम हुआ था भैया, कितने 1 महीने में पूरा कर दिया गया था। उस समय हाई तौबा क्यों नहीं मचाया गया था? हाई तौबा 1 महीने में कंप्लीट, कंप्लीट 1 मंथ में जाके डेटा चेक देखिए। आज अरे सर देख जाके पढ़ लो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो। जहां तक प्रधानमंत्री और योगी जी की बात हो रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस की बात वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टैटिक्स ऐसे बताते हैं कि डेमोग्राफी में चेंजेस हुए। मैं पुराना नहीं जाऊंगा, 71 से स्टार्ट करता हूं। 24% आसाम में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, आज के दिन में 40 के ऊपर हो गई। अगर क्या वो गलत है? अरे क्या वो गलत? 1 मिनट, क्या वो गलत? मतलब हमारी क्या वो गलत नहीं है? गलत नहीं क्या है मुसलमान हमारी, घुसपैठिए के नहीं? बिल्कुल क्या वो घुसपैठिया, गलत है? परसेंटेज ऑफ क्या वो घुसपैठिया गलत है? ज्यादा है, अगर देश में- घुसपैठियों का अगर किसी परसेंटेज राज्य में ज्यादा मुसलमानों है। की ये संख्या बढ़ बताइए गई है, क्या वो गलत है? हिंदुओं की मुझे पॉपुलेशन, आपको सवाल पूछना है, मुझे- मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। मुझे फिर मैं नहीं, बताती बड़ी हूँ। छोटी सी पहले बात है। इनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं ऐड ऑन अरे, मुझे भी बीच में टोका था तो सवाल साथ के साथ चला जाए तो अच्छी अरे बात अरे है ना। रुकिए, राणा जी एक बार बताइए, अगर देश में मुसलमानों की कहीं भी संख्या बढ़ गई है तो किसी वो गलत है। नहीं, आप ही कह रहे एक हैं। मिनट, मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। और हर एक ये infant- फर्टिलिटी रेट नहीं, कितनी है? हर ये एक बताइए बड़ी फर्टिलिटी आबादी रेट कितनी से- है इंडिया में? बड़ी मुस्लिम की आबादी कितनी से- है? नहीं, मैं बता अरे रही हूँ मुस्लिम की आपको। रेट फर्टिलिटी मुसलमानों की बताइए, संख्या बढ़ गई। 2.36 क्या ये गलत है? आबादी को क्या ये गलत है? तुष्टिकरण क्या ये की गलत है? राजनीति- ऐसा डिबेट नहीं पाएंगे। तुष्टिकरण की क्या राजनीति भारत करने वाला क्या सेकंड निशान, एक सेकंड, क्या भारत एक सेकंड। 24 मुझे एक तुष्टिकरण- मिनट, एक सेकंड, भारत एक 24 बात को सेकंड। संजय जी, बताएंगे। संजय जी, जो हर बात एक बोली। पर्टिकुलर बढ़ती हुई आबादी को हम घुसपैठियों के कैटेगरी में नहीं ला सकते। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा अच्छा, हूँ, ये बहुत correction छोटा अच्छा सा है। एग्जांपल, बिल्कुल, बहुत correction छोटा well सा taken। एग्जांपल। Wait। भाई मुस्लिम फर्टिलिटी रेट है 2.36, हिंदू फर्टिलिटी है तकरीबन 1.91। ये बताइए सिर्फ 0.36 यानी 0.346 ज्यादा ही है ना, लेकिन डबल ट्रिपल नहीं हो रहा। लेकिन पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह है, और उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है क्योंकि 1971 से, मैं पुराना नहीं जा रहा हूं, 1971 से चाहे आसाम हो चाहे वेस्ट बंगाल, अभी बोल रहे थे फेंसिंग नहीं लगाई दी जा रही है। 2 डिस्ट्रिक्ट है, मालदा और कूच बिहार, जाके 115 किलोमीटर का एरिया है जहां पे फेंसिंग अलाउ नहीं कर रही है ममता बनर्जी की सरकार, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंजेस वहां पे हुए हैं। पॉपुलेशन
पॉपुलेशन वाइज बता रहा हूं, आज के दिन में तकरीबन 70% मुस्लिम हो चुके हैं। कहां से हो गए भैया? ठीक। कहां से आ रहे हैं? क्या यहीं पे पैदा हो रहे हैं? जब फर्टिलिटी रेट ही 2.36% है तो पॉपुलेशन इतनी डबल ट्रिपल कैसे हो सकती है? यानी बाहर से लोग आ रहे हैं, एक तरह से घुसपैठिए आ रहे हैं। और क्यों ना अपनी चीजों की रक्षा हम क्यों ना करें चांद भाई? मुसलमान हिंदू की बात नहीं हो रही है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये बताइए, कई जगह पे आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन सरकार है, टीएमसी। अरे आप उसी के साथ गलबैया करते हो। अरे गलबैया करते हो, अरे दीदी करते हो गलबैया। अरे वो आपको लिफ्ट नहीं दे रही है ना? अरे आपको लिफ्ट नहीं दे रही है, अरे लिफ्ट नहीं दे रही है। आप तो सेफराजिस्ट भी हैं। शामुल जी भी इस बात पे हंस दिए, शामुल जी भी इस बात पे अब हंस दिए हैं जब अलायंस में। अरे कहाँ हमारा अलायंस है? तो अलायंस एट कन्वीनियंस है ना एहतेशामुल हक साहब, एक अलायंस एट कन्वीनियंस है। जब हमको सूट करेगा तो अलायंस है, जब हमको सूट नहीं करेगा तो अलायंस नहीं है। खैर, अलायंस और अलायंस पे स्टैंपिंग मुझे नहीं करनी है, वो आप लोग रखिए, एक दूसरे के खिलाफ लड़िए, साथ लड़िए, बाहर से सपोर्ट दीजिए, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर बैठकर ये कहते हैं कि बीते 10 सालों में असम में कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, क्या टीएमसी ये कह सकती है कि बंगाल में जब से आपकी सरकार है इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, घुसपैठिए नहीं आए? देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग घुसपैठिया को लेकर के जो डिबेट कर रहे हैं पिछले बहुत दिनों से, देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से कि घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। तो हमारे मित्र बहुत अच्छे से ईशान भाई बोल रहे थे कि बिहार में अभी जो SIR हुआ था कितने घुसपैठिया, उसका तो सूची मिलना चाहिए, लेकिन एक भी सूची नहीं मिला। बहुत अफसोस की बात, घुसपैठिया एक बहाना है, घुसपैठिया एक इशू है, लेकिन घुसपैठिया लेकर करके वहां का लोगों को मोटिवेट करना है। और ये 86% जो हमारे भारत में हिंदू भाई रहते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी घुसपैठिया नहीं निकला। आज 58 लाख लोगों का पश्चिम बंगाल से नाम SIR के माध्यम से निकाला है। तो मैं तो चाहूँ चुनाव आयोग कि कितना घुसपैठिया है, एक भी घुसपैठिया का नाम आज तक अभी तक नहीं निकला है। तो ये सिर्फ घुसपैठिया वोटर लिस्ट है क्या? और एक बात मैं वोटर लिस्ट है क्या? 2004 से सुन ली, वोटर लिस्ट है क्या कि नाम के साथ बोला, पब्लिकली उसको पब्लिश किया जाए इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर या सरकार की वेबसाइट पर? वोटर लिस्ट है क्या? बिहार वोटर लिस्ट तो नहीं है ना? बिहार में नई सरकार बन गई, कम से कम 2, 4, 5, 10, 50, 100 का तो नाम आना चाहिए घुसपैठिया का, लेकिन एक भी नाम नहीं आया। पश्चिम बंगाल भी एक बहाना है पूर्णिमा जी, बात समझना होगा। इनका क्रोनोलॉजी क्या है? इनका जो है घुसपैठिया का नाम लेकर, मुसलमान का नाम लेकर के 14% मुसलमान। अब आप कह रहे हैं कि घुसपैठिया मुसलमान होते हैं। ईशान को ऑब्जेक्शन था कि संजय जी ऐसा कह गए, अब आप भी कह रहे हैं कि मुसलमान ही घुसपैठिए होते हैं। अब नहीं है। देखिए घुसपैठिया तो बांग्लादेश से ही अगर आप जो है, लेकिन घुसपैठिया देश में तो सरकार क्यों आ रही है? लेकिन अच्छा, जितने लोगों का नाम कटा सब मुसलमान थे क्या SIR में, एहतेशामुल हक जी? जी आप देखिए SIR में जो मालदा में जो घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मालदा की तो बात ही मत करिए, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो ले आऊंगी। मालदा की बात मत करिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस ले आऊंगी, फिर उसमें आप ही घिरेंगे। ये कहा जाएगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। मैंने ये पूछा एहतेशामुल हक साहब, सीधा सवाल सीधा जवाब। जितने लोगों का नाम SIR में कटा, क्या वो सारे मुसलमान थे? क्या वो सारे TMC के वोटर थे? क्या वो सारे कांग्रेस के वोटर्स हैं? जितने लोगों का नाम कटा है, आपने तो कोई लिस्ट पब्लिश नहीं की ना? आपने कोई लिस्ट पब्लिश नहीं की ना सर? देखिए रीमा जी, आपने सवाल किया, मैं उसको दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। कम से कम 70% मुसलमान है और सबसे कहां से आया ये कहां से आया? ये बात समझिए, कहां है ये डेटा उपलब्ध? बताइए, ये डेटा उपलब्ध कहां पर है बताइए। देखिए पूरे राज्य में 58 लाख लोगों का नाम दर्ज हुआ SIR के माध्यम से। तो ये और उसके बाद में 65 लाख लोगों का नाम अभी भी बेचारा डेटा कहाँ उपलब्ध है? ये एहतेशामुल हक साहब, मैं ये पूछ रही हूँ, ये डेटा 70% का, इतने नाम कटे, इसमें से 70% मुसलमान थे, ये डेटा कहाँ पर उपलब्ध है? बस इतना बता दीजिए मुझे। ये मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का। कहाँ है ये डेटा उपलब्ध? ये डेटा कहाँ पर उपलब्ध है बताइए ना सर। देखिए ये उत्तर दिनाजपुर कहाँ पे उपलब्ध है?
ये मैं कहाँ बोल है? रहा हूं, आपको विश्वास आधिकारिक कीजिए, तौर पर बताइए ये डेटा कहाँ पर उपलब्ध है कि एसआईआर में जिनका नाम कटा उसमें 70% मुसलमान थे? बिल्कुल मुसलमान थे। कहाँ आपका अनुमानित है? कहीं पर आधिकारिक डेटा है? कोई आपने सैंपल सर्वे किया है? क्या किया है? मुझे बताइए ना, डेटा कहाँ उपलब्ध है? जो अभी 58 लाख लोगों का नाम बाद हुआ है चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के माध्यम से, 58 लाख कुल संख्या है, उसमें बरखा ज्यादातर जी, मैं एक बार मुसलमान आपके है। पास आने से पहले ये जरा बात एक बार समझना रोहन होगा। गुप्ता जी के पास जाना चाहती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास। अब रोहन गुप्ता जी, मैंने ऐसे भी समझने की कोशिश कर ली कि बताइए डेटा कहाँ पर है। मैंने आपसे भी डेटा का वर्णन पूछ लिया कि भाई आप भी बता दीजिए। अब या तो आप ग्राउंड पर एक नैरेटिव बिल्टअप करते रहिए, लेकिन समस्या से तो दूर नहीं भागा जा सकता ना। अगर समस्या है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न की समस्या है, तो उस पर थरली काम करना पड़ेगा। या तो एनआरसी पर इन लोगों को साथ लेकर आइए जो ये साथ आ नहीं रहे, या एसआईआर पर साथ लेकर आइए, या सीएए पर लेकर आइए। ये तो आएंगे। पूर्णिमा जी, मुझे बताइए, जो संवैधानिक तौर पे एक एसआईआर की प्रक्रिया हुई, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई, और जितने हर रोज इलेक्शन कमीशन ने एक बुलेटिन जारी किया कि इसमें कोई जेन्युइन लोगों का अगर नाम कटा है तो आप बताइए, एक दिन भी किसी ने कोई आपत्ति फाइल नहीं की। इतने दिन के बाद 62 लाख लोगों के नाम आए, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से भी नाम निकले। अब जब उसको समझना ही नहीं, उसको क्या समझाएंगे? मैं यही तो बोल रहा हूं कि जब राष्ट्र नीति से ऊपर राजनीति भारी पड़ती है तो ये होना है। आप बिहार में देखिए ना क्या हुआ, वोट चोरी के नाम पे आंदोलन किया, क्या जनता ने सपोर्ट किया? जो जेन्युइन लोग थे उनके वोट आ गए थे, जो जेन्युइन नहीं थे उनके वोट कट गए। तो मुझे अब 4 आदमी तो लेके आइए, कोई जेन्युइन वोटर का नाम कटाओ। आपको घुसपैठियों का वोट बचाना है और आप जेन्युइन आदमी का नाम लेके उसकी शह में आप अपनी राजनीति करोगे तो कैसे होगा? आज जो एक स्टेट गवर्नमेंट, ममता बनर्जी 10 साल से वहां पे है, बीएसएफ को जगह नहीं देंगे पोस्ट बनाने के लिए, उससे बड़ी क्या अपना देश के खिलाफ की बात हो सकती है एक सीएम होकर? मुझे बताइए, क्या डिस्कशन का टॉपिक है? ये राजनीति का टॉपिक है कि होम मिनिस्ट्री को बताना पड़े कि हमने 10 बार मांगा और हमको जो है बनाने के लिए जमीन नहीं दे रहे? ये क्या तरीका है? ये इच्छा शक्ति नहीं तो और क्या है? आपको घुसपैठियों को क्यों बचाना है? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपकी सरकार बचेगी तो इनके सहारे ही बचेगी, और इसलिए आप देश को पीछे करके संविधान के नाम पे इनको बचाने की मुहिम चला रहे हो जो देश की जनता को पसंद नहीं आ रही है। और इसलिए बुरी तरह से, जैसे बिहार में हुआ वैसे बंगाल में भी पूरी तरह से हारने वाले हैं। अभी कल देखिए ना क्या हुआ, जीत प्रकार के जो जज को रखा गया। ये क्या लगता है आपको संविधान की बात करने के लिए ठीक है? ये लोग कौन से मुंह से संविधान से बात कर रहे हैं? क्या संविधान के बाहर हो रही है एसआईआर की प्रक्रिया? क्या संविधान में नहीं लिखा है? फिर आप संविधान के नाम पे राजनीति करते हैं। मतलब जो चीज आपको सुहाए वो तो ठीक है, नहीं तो संविधान के खिलाफ आप चले जाएंगे। ये दादागिरी नहीं है तो और क्या है? ठीक है, जो बात बरखा जी ऑपोजिशन अभी कर रहा है, और जो प्रवक्ताओं को आपने, टीएमसी या कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना, मतलब इनके पास क्या है? लैक ऑफ डेटा है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, या क्या है? देखिए, पॉलिटिकल विल नहीं दिख रही है, और बीजेपी के पास पॉलिटिकल विल है, और इनको जिस बात, जब भी इनको पॉलिटिकल विल दिखती है तो इनकी तिलमिलाहट इतनी बढ़ जाती है। हर वो मुद्दा जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, जो देश की डेवलपमेंट पे जुड़ा हो, उसमें इनके पेट में दर्द होता ही होता है। देखिए असम का हाल देखिए कि कैसे उन्होंने उस पर काम किया है। अभी बंगाल की बारी, बंगाल जल रहा है, बंगाल की में बहुत घुसपैठिए आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बल्कि मैं तो चाहूँगी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होकर के इस मुद्दे पर काम करें, जिससे कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्हें इसका सबसे ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि जो योगी जी कह रहे हैं, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। ये बहुत ही डेमोग्राफिकल चेंज हो रहे हैं, और अभी हमें मिलजुल करके इस मुद्दे का सामना, ये तू मैं ये लड़ाई, ये झगड़ा, आपने देखिए शुरुआत में ही ईशान जी ने कैसे मोदी जी को टारगेट करना शुरू कर दिया। मोदी जी से ये पूरा देश नहीं चलता, देश यहाँ के नागरिकों से चलता है, और यहाँ के नागरिक घुसपैठियों से परेशान हैं, और ये परेशानी बढ़ती जा रही है, दिन दूनी चौगनी इसके ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं। और हम जब सीए लाते हैं, चाहे एनआरसी लाते हैं, बवाल कितना कटता है आपको भी पता है, जबकि ये सब कुछ हमारी बेहतरी के लिए, ये एक आम सिटीजन इन बातों को समझता है। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल विल नहीं होती वहाँ सिर्फ लड़ाई होती है, वहाँ सिर्फ निशाने कसे जाते हैं। अगर कोई भी एसआईआर में कोई दिक्कत होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं आता सामने? आप ये देखिए, मैंने तो उस टाइम भी देखा था, बहुत सारी महिलाएं भी आई थी जिन्होंने बताया था सामने कि ऐसा कुछ नहीं है, जो राहुल गांधी जी बोल रही हैं सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरे को आज भी याद है, एक मिडिल एज्ड महिला थी, वो बहुत डोर टू डोर जा रही थी, पिलर टू पिलर जा रही थी कि ये सारा भ्रम फैलाया जा रहा, तो ये हमेशा से भ्रम
भ्रम फैलाते रहे और आगे भी फैलाते रहेंगे। हर वो मुद्दा जो देश के करीब होता है, जो देश की उन्नति के लिए होता है, जो देश के फायदे के लिए होता है, जो उसमें इन्होंने अड़चन डालनी जरूरी है। और ये कभी चुप नहीं बैठ सकते हैं। आंकड़े ये ऐसे ऐसे पेश करेंगे, गुमराह ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप वाकई उन आंकड़ों के बारे में भी अगर सोचने लग जाएंगे तो वहां पे भी आपको लगेगा कि ये गुमराह करने की कोशिश की गई है। बाकी राहुल गांधी जी को लॉन्च करते रहिए, बार बार लॉन्च करिए, मैं तो कहूंगी हर बार लॉन्च करते रहिए, लेकिन होगा कुछ। देखिए 2-3 चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए हमारे टीएमसी के नेता जो बैठे हुए हैं उनको तो 58 लाख बोले, उनको तो अपने डेटा भी नहीं पता और बार बार ये बोल रहे थे कि मुसलमानों का 70% कटा है। भैया उसमें मैक्सिमम जो आप ही के लोगों ने बताया कि मैक्सिमम हिंदुओं कटे हैं जो बेचारे 1971 के बाद कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में आए थे। उनके क्योंकि पेपर जो होता है, हिंदू थोड़ा लिबरल होता है, पेपर ऊपर बनाने में ध्यान नहीं देता, लेकिन जो मुस्लिम इन्फ्लिट्रेटर होता है वो हमेशा पेपर वर्क में बहुत दुरुस्त होता है। और सबसे ज्यादा लाइन जो लगी थी आपने देखा था, लंबी लंबी कतारें हम लोगों ने 1-2 महीने पहले देखी थी, कैसे कैसे लाइन हो रही थी। देखिए नॉर्थ परगना ले लीजिए, 24 परगना ले लीजिए, चाहे आप कूच बिहार ले लीजिए, चाहे मालदा ले लीजिए, डेमोग्राफी कैसे बदल गई। मैं असम की बाद में जाऊंगा, डेमोग्राफी को पूरा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत हो चुका है। जो 34% आज उसमें 70% हो गए। तो ये बताइए कि जब हमारी फर्टिलिटी रेट इतनी कम है और पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो जा रही है 10-12 सालों में, तो 20 सालों में, तो ऐसा क्यों हो रहा? तो कहीं ना कहीं लोगों को बुलाया जा रहा है और जो आ रहे हैं उनको कौन संरक्षण दे रहा है? देने वाले तो टीएमसी के लोग ही होंगे, क्योंकि वोटर कौन है? इनके ही वोटर हैं। भाई आप समझिए, देश हमारा है, देश हमारा और आपका है, हमें उसका फायदा उठाने देना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपके वोट के चक्कर में आपने सबको ध्वस्त कर रखा है। 115 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है जिसमें फेंसिंग नहीं हो पाई है, वो कहां पे है? कूच बिहार और मालदा। और सबसे ज्यादा डेमोग्राफी चेंजेस वहां पे हो, जाके कोई भी चेक कर सकता है गूगल पे। तो केंद्र के अधिकारों को रोक दिया है क्या किसी ने? हाथ पकड़ा? आप देखिए, कुछ चीजें स्टेट के अंतर्गत आती, कुछ चीजें उसके आगे कोई तरीका नहीं है क्या? उसका तरीका है कि भाई ओबियसली कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए अपील की जा सकती है। लेकिन वो तो पोलराइजेशन तो हर कोई अपने हिसाब से बरखाजी करता है ना। तुष्टीकरण इतनी बढ़ गई है, पोलराइजेशन सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता ना, पोलराइजेशन तो हर तरफ होता है। देखिए इसमें एक चीज और है पूर्णिमा जी, ये भी बात सही है ईशान भाई की, इन्होंने तकरीबन 88,000 डिपोर्ट किए थे। उसके बाद डिपोर्टेशन का अगर आप आंकड़ा देखोगे ओब्वियसली कम होते जा रहा है। लेकिन समस्या वो नहीं है, आप आप ही दे रहे हो, आप ही उनको पाल रहे हो, आप ही उनको अपना वोटर बना रहे हो। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है डिपोर्टेशन का, वेट करिए, टाइम लगता है। अभी तो डिपोर्टेशन होनी है, ये खुद सरकार मान रही है कि डिपोर्टेशन भी होगी। जब आंकड़े बढ़ेंगे डिपोर्टेशन का, तब आप और मैं यहीं बैठे होंगे। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि होंगे और होने भी चाहिए। बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी चेंज को आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा बता दिया और एट द मोमेंट भी उसको खतरे के तौर पर देखते हैं, तो इसमें फिर ईशान हम अपनी पॉलिटिक्स को ऊपर रखेंगे, हम डेटा के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, या फिर हम एक डायलॉग, एक संवाद साथ चलते हुए, अगर कोई हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है तो उसमें हम साथ खड़े नजर आएंगे। राजनीति तो होती रहेगी, देश बचेगा तो राजनीति भी होती रहेगी, क्या दिक्कत है? करिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये देश बचेगा तभी तो राजनीति कर पाएंगे हम लोग। लेकिन अभी मैडम ने बोला कि डिपोर्टेशन इज द नेक्स्ट स्टेप, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है साहब, ये सच्चाई है। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ना, लेकिन सच्चाई सच्चाई जो आंकड़े, अब देखिए, मैं आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला था, आप पहले भी डिस्टर्ब कर चुकी, मैं नहीं चाहता इस तरह के डिबेट में एंगेज करना। ठीक है, बोलिए। पूर्णिमा जी, 2004 से 2014 के आंकड़े मैंने बता दिए, हजारों की संख्या में, अभी बताया 80,000 90,000 के आसपास हमने डिपोर्ट किए। सौयों की संख्या में प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिपोर्टेशन हुई। 12 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 12 साल एक लंबा समय होता है। 60 महीने मांगे थे मोदी जी ने जाके, अब 12 साल हो गए हैं मोदी जी को, लेकिन डिपोर्टेशन कितनी हो रही है उसके आंकड़ों में सरकार फिसड्डी है। दूसरी बात, ये जो खेल चल रहा है बंगाल में, जो ये आपस में रस्साकशी कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी वाले, ये देश के लिए घातक है। संजय जी, आप जब कहते हैं ना सवाल हमसे पूछा जाना चाहिए, हमारी तो सरकार 30 साल से बंगाल में नहीं है। 30 साल से सरकार नहीं है हमारी बंगाल में। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 12 साल से सरकार है। बीएसएफ जिसके अंतर्गत 50 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो आता है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। अगर वहां से घुस रहे हैं घुसपैठिए, तो ये देश के गृह मंत्री को सवाल एक मिनट, अब देखिए आपने बीच में मेरे को फिर अगर देश के गृह मंत्री से सवाल ना पूछे तो किससे पूछे सवाल? कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे, राहुल गांधी जी से पूछेंगे। दूसरी बात,
और अगर वो घुस रहे हैं और चिकन नेक और पर किससे एक सवाल मिनट, पूछा अगर जाए? वो घुस रहे हैं, एक चिकन नेक मिनट, पर किससे फिर सवाल मैं पूछा फिर जाए? आप बीच में भारतीय नहीं, जनता मैं तो पार्टी को सपोर्ट बोलूंगी, कर रही हैं। मैं तो बोलूंगी। आप उनको आप मुझे समर्थन बोलने करिए से ना। कैसे रोक सकते हैं? आप उनको आप बगल में समर्थन करिए। बैठे गेस्ट से बोलिए, आप जब मेरे को कैसे रोक सकते हैं? बीजेपी के प्रवक्ता मैं जब बोलते कह हैं रही तब नहीं हूँ, बोलती। चिकन नेक पर जब किससे रोहन जी सवाल बोल पूछा रहे जाएगा, थे, ईशान? जब रोहन जी बोल रहे थे तब आपने नहीं किससे सवाल टोका। पूछा देखिए, देश के साथ धोखा आपने कर नहीं रहे हैं। टोका था। देश के साथ आपने धोखा नहीं हो रहा टोका। है। सबसे ज्यादा चिकन नेक देश को के हमने साथ हमेशा धोखा बचा के है। रखा। चिकन नेक को जहां हमने से हमेशा बचा के इन्फिल्ट्रेशन रखा। कैसी हुई उस सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर को से, हमेशा कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बचा के रखा, उसकी संपूर्ण तरीके से रक्षा करी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप घुसपैठियों के आधार बन रहे हैं तो उसमें किसको ब्लेम देना चाहिए मुझे बताइए? अगर टीएमसी की ममता बनर्जी जी उनके आधार बनवा जो रही चुप है है। और यूआईडीएआई जो आधार बनाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अंडर आती है, मीटी के अंडर आती है, उसमें केंद्र सरकार का अगर सहयोग है उसमें, ठीक तो है। दोनों ही पार्टियों से मैं सवाल पूछने का काम करता हाँ, हूं। तीसरी ठीक है। बात, हाँ। वोटर लिस्ट की आपने बात करी कि घुसपैठियों की कोई वोटर लिस्ट थोड़ी है। भाई वोटर लिस्ट तो इस समय वैलिड वोटरों की भी नहीं है बंगाल में। चुनाव आयोग इस तरह का चुनाव करवा रहा है कि 9 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी डेट है बंगाल में, 8 या 9 तारीख को, और अभी तक वोटर लिस्ट बाहर नहीं आई है। इस तरह की एसआईआर वो जिनको 7 घंटे जब बंद करके एसआईआर रखा को था बचाने ना, में तुली हुई हैं। उनको जब 7 घंटे उनके बच जाते तो आके बाहर कर देते ईशान। 7 घंटे अंदर बंद करके रखा न्यायिक अधिकारियों को। किसने किया? क्या काम बिल्कुल करने सही के लिए गए बिल्कुल थे? सही आपने बात। बताइए किसने ना, किया? क्या किसने काम किया? करने के लिए गए कांग्रेस थे? पार्टी ने किया? आपको हमने डेडलाइन किया? पर, मैं उसी आपको पे अगली डेडलाइन पर बात सब नहीं कुछ बोल रहा चाहिए, था। ये बहुत अगर अच्छी इस बात है। देश को में बंद करके जुडिशियल रखा है। ऑफिसर्स को, आप फिर मैडम बीच में बोल ठीक रही है, हैं। ओके, अगर ओके, इस देश जल्दी में फिनिश जुडिशियल करिएगा। रोहन जी, ऑफिसर- फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर जुडिशियल आप सब आपके ऑफिसर्स पास। को अगर उन पे हमला हो रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, तो इसमें केंद्र सरकार भी संलिप्त है, इसमें राज्य की टीएमसी सरकार भी संलिप्त है, और ये देखना चाहिए रोहन जी, देश आप के अगर चुनाव कुछ आयोग को, intervene कर रहे हैं देश तो के चुनाव unmute आयोग करके को देखना करेंगे। चाहिए जो इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इस समय जो अथॉरिटी में है, तो देश के चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि ये देश में क्यों हो रहा है, ठीक है। लोकतंत्र तार-तार क्यों हो रहा है। एक कांग्रेस पार्टी इस इम्पोर्टेंट पर बात, जरूर एक सवाल उठाती इम्पोर्टेंट बात, रहेगी। रोहन, एक इम्पोर्टेंट बात जो अभी अभी रोहन जी ईशान ने कही, वो ये कही कि अगर पश्चिम बंगाल में वहां की राज्य सरकार डॉक्यूमेंटेशन करवा रही है तो फिर आप उसको कटघरे में खड़ा करिए और उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि भाई, नहीं होना UIDAI चाहिए अल्टीमेटली, आधार बनाती है, मीटिंग है ना? है। और अगर दूसरी तरफ फिर यही काम असम में हो रहा है तो फिर कौन कर रहा है? मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आसाम की मैंने बात की, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि 10 साल में इन्फिल्ट्रेशन खत्म होगी, और यही चीज जो वहां पे वोटर लिस्ट आया है उसमें भी निकल के आई है, कोई मेरा आंकड़ा नहीं है। अब मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट जो है ये बना रही है, रोहन भैया भाई, फिर तो एमएलए जब मुद्दा ही नहीं आधार है। कार्ड बनता है इन्फिल्ट्रेशन, दिल्ली में, डिपोटेशन दो अलग अलग चीजें हैं, मैं आपके बीच उनको में बोलने नहीं दीजिए। बोल रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए के रिकमेंडेशन पे आधार कार्ड बनते हैं, क्योंकि एक है डॉक्यूमेंट कि रिकमेंडेशन और सर्टिफिकेट बाय एमएलए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपके लोग अब दूसरा सुनिए पूर्णिमा जी, एक बार आप वोटर लिस्ट में आ गए, अब जब नाम निकाला जाता है, उनका जब कोई वेरिफिकेशन में उनका कोई प्रूफ नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक जो सीएम UIDAI और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पकौड़े तल रही है। अभी कभी ऐसे डिबेट नहीं UIDAI मैं आपके बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पकौड़े तल रही है। Enough, भैया, enough, बिल्कुल enough, ठीक कह रहे हैं आप, enough time. बिल्कुल काम नहीं कर रहे वो लोग। रोहन नहीं, जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है। जब ममता बनर्जी वहां पे गई, मुझे बताइए कांग्रेस का एक भी स्टेटमेंट आया हो? एक भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल स्टेटमेंट। कल जज के साथ इतनी बदसलूकी क्यों हुई, मुझे बताइए कांग्रेस का एक भी स्टेटमेंट आया हो? एक भी स्टेटमेंट नहीं। 62 लाख लोगों के नाम लेके मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी ने एक भी कंप्लेंट फाइल की हो कि ये वोटर अवैध, ये वैध है और इसका नाम चला गया? एक भी नहीं। यहां पे आके बड़ी बड़ी बात करनी है। अरे बताइए ना आपने क्या किया। आप बोल रहे हैं बिल्कुल एसआईआर की पहला स्टेप है कि जो लोग वैध वोटर नहीं उसको निकाले, और उसमें से फिर बाद में अगर घुसपैठे होंगे वो भी जाएंगे। पर आपकी पार्टी क्या कर रही है? कौन सा नैरेटिव पे काम कर रही है? यहाँ पे आके आप ममता बनर्जी की बातें कर रहे हैं और इंडी गठबंधन का झंडा लेके घूम रहे हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं साथ में फिर, अगर एक ही उद्देश्य है? और नहीं है तो फिर क्यों झगड़ रहे हैं? फिर दो में से एक बात करिए। मुद्दा पूर्णिमा जी सिंपल है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं हो सकती, और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि घुसपैठिए की जो समस्या है ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। सारी पार्टी को कॉमन ट्रेन पे आना चाहिए। जो भी सबसे हो सकता है, आपने क्या किया, इसने क्या किया, अरे आपने किया होता तो 2 करोड़ लोग अंदर नहीं बैठे होते। आपकी सरकार विफल हो गई, हमारी सरकार कर रही है, तो एटलीस्ट उसमें आप लोग गलत विक्षेप मत पैदा करिए। एसआईआर आपने जो बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद में एसआईआर हो रहा है, उसके साथ में समर्थन करिए। और आपको लगता है कि कोई वैध वोटर का नाम है, चैलेंज के साथ कहता हूं 5 लोगों का नाम कांग्रेस पार्टी लेके दिखा दे और फिर आपकी बात करें। ठीक है, खाली एहतिशाम। आप मीडिया में बैठ के झूठ ठीक, नहीं बोलिए ना। ठीक है सर। एहतिशाम उल हक साहब जी बोलिए। आप बोलिए सर, बंगाल जी, में सवाल चुनाव पूछिए, है। हाँ धन्यवाद। बोलिए आप।
मैं तो पूछ ही रही हूँ सवाल, बताइए। देखिए बंगाल में घुसपैठिया असल में क्या है पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले दशक में भी पिछले 10 साल से यहाँ पूरी कोशिश कर रही है सरकार बनाने की, और घुसपैठिया एक बहाना है एक्चुअली में उनको यहाँ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम ये करेंगे। लेकिन देखिए हमारे जो पार्टी, हमारी जो लीडर इतनी योजना लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के 10.5 करोड़ लोगों की योजनाएं की हैं। मेरा सबसे बड़ा हथियार है भंडार, जो हमारी राज्य की सुन लिया है रोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था रोहन जी। तो भंडार जो हमारे 2 करोड़ से ऊपर महिलाओं को समझ लिए 1500 से लेकर 1700 रुपया मिलता है, तो हमें किसी तरह का कोई भी टेंशन नहीं। लेकिन हमारे जो भी लीगल वोटर है, मेरी लड़ाई वहां है, जो लीगल वोटर है उसका नाम नहीं कटना चाहिए, जो अवैध हो उसका नाम कटे, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सिंपल प्रोसेस को एहतेशामुल हक साहब सुनिए, हम इतनी चर्चा कर चुके हैं ना अब इस पर कि अब आम आदमी को भी पता है कि प्रोसेस क्या है। आप इलीगल नाम नहीं कटने चाहिए, जो अवैध है वो, जो वैध है उसका नाम नहीं कटना चाहिए। अरे तो कहां कट रहा है? आपत्तियों का समय है कि नहीं है? बिहार में दी गया कि नहीं दिया गया ये बताइए मुझे। पश्चिम बंगाल में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं दिया जाएगा? 100% दिया जाएगा। प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है, न्यायिक अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो उस टीम का हिस्सा है। सर आप ही ने मांग उठाई थी ना कि हमें भरोसा नहीं है इन पर, आप दे दीजिए हमें जो निष्पक्ष हो लोग। तो वही बात फिर से मैं पूर्णिमा जी, कब तक खेलिएगा इस बात पर? देखिए पूर्णिमा जी ठीक है, मैं उसी पर फिर से आ रहा हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार, वो सोच रहे कि पीछे दरवाजे से आकर के यहाँ हम सरकार बनाएंगे, इनका सपना साकार नहीं होगा। और हम लोग पिछले दरवाजे से क्यों आना पड़ेगा, सामने से आएंगे। चौका मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं, चौथी बार ममता बनर्जी फिर से फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। 4 मई हम लोग चौका मारने जा रहे हैं। एहतेशामुल हक साहब सुनिए तो सही, ये पीछे का दरवाजा कहाँ है? बांग्लादेश में खुलता है। पीछे का दरवाजा कहाँ है? ये दुनिया जानती है। कहाँ है बताइए ना। अरे आप क्यों बताने से डर रहे हैं? पीछे का दरवाजा पूरी दुनिया जानती है। आप बता दीजिए ना, दुनिया जानती है नहीं जानती है बताएं। पहले संजय जी फिर उसके बाद लेकिन जो घुसपैठ पे चुप है वो देश का दुश्मन है, वो देश के साथ धोखा कर रहा है, तो घुसपैठ पे बोलिए खुल के। ठीक, आप घुसपैठिए से उम्मीद करते हैं वो देशभक्ति की बातें करेगा, क्या बात कर रही हैं आप? चलिए आप आते मुद्दे पे। देखिए बड़ी छोटी सी बात है, टाइमर रख देंगे। हाँ बिल्कुल टाइमर रख दीजिए। देखिए देश का माइनॉरिटी कमीशन का बजट है 3400 करोड़ रुपया, ठीक है, अपीसमेंट की बता रहा हूं। और सिर्फ माननीय वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने बजट रखा माइनॉरिटी कमीशन का 5000 करोड़ रुपया। भैया जनता का पैसा किसको खुश करने के लिए दे रहे हो? हक साहब आप ही तो खुश हो रहे हो जो बांग्लादेश बता रहे पीछे का डोर, वो बांग्लादेश में खुलता, दरवाजा खुलता, वोटर आते हैं, ठप्पा मारते हैं, फिर निकल जाते हैं, अपना काम सेट हो जाता है और वहीं पे बन भी जाता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे कार्ड जितने भी होते हैं। तो आपको देखना होगा क्या बातें कर रहे हो। मैं बार बार बोलता हूँ टीएमसी के बहुत सारे नेता बांग्लादेशी हैं, ये मैं बहुत वाले स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सत्य है, हो सकता है हक साहब भी उसी में से हो। बरखा जी, बंगाल की जनता को आप ओके ठीक है, एहतेशामुल जी रुकिएगा। बरखा जी, बंगाल की जनता को तय करना होगा कि उन्हें क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति चाहिए। और बंगाल जल रहा है, बंगाल की हालत बहुत खराब है। अगर बेहतर हालत चाहिए तो जो एंट्री है बिल्कुल सामने से होगी और बीजेपी की एंट्री से ही उनकी भलाई है। जो जंगल राज चल रहा है वो खत्म होना ही है। और घुसपैठ मैं बहुत ही पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ कि जल्द खत्म होगा, लेकिन आप सबको मिलजुल के इसे खत्म करना पड़ेगा और तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो। ठीक है ईशान 30 सेकंड्स और फिर रोहन जी आपका फाइनल कमेंट लेके डिबेट को खत्म करो। पूर्णिमा जी, रोहन जी अभी कह रहे थे कि कितने लोग गलत तरीके से एसआईआर में जिनके नाम काटे गए। ये देखिए, ये कुछ लोग हैं बिहार के जिनके साथ राहुल गांधी जी ने चाय पी थी, इनको मृत घोषित कर दिया गया था एसआईआर में और इनको निकाल दिया गया था वोटर लिस्ट से। अभी मैं देखिए बीच में नहीं बोला था आपसे, और अभी आप ही की डिबेट में मैं बोलना वैसे कुछ और चाहता था, लेकिन संजय जी ने आप ही के एक पैनलिस्ट को बांग्लादेशी घोषित कर दिया। मेरे उनसे कई वैचारिक मतभेद ही सही,
टीएमसी से, लेकिन आपकी डिबेट में ये नहीं होना चाहिए था कि आपके एक पैनलिस्ट को बांग्लादेश का नहीं, तो पैनलिस्ट होने बता से दीजिए। ऊपर आप होने से बांग्लादेश के ऊपर लोगों को होने बुला के अपनी डिबेट में सुनिए, बुलवाती हैं सुनिए, तो बात अलग जो है। देश के लोग दूसरी हैं, बात, अब आप बोल के फिर आप सोचेंगे कि सामने वाला नहीं बोले, ऐसा कैसे हो नहीं, सकता है? आपने- मैं सिर्फ आपने इतना कह टोका रही ही नहीं हूँ कि उन्हें। इनके बोलने आपको से टोकना चाहिए था। एहतेशामुल अरे हक उनको साहब, बुलाने एक लगी। सेकंड सर, एक उनको सेकंड मैं अपनी बात बोलती, खुद रख सकती हूँ। आप एक सेकंड टोके बोलती कि मैं ईशान भारत 24 ईशान की एंकर कभी ईशान भी अपने डिबेट में ईशान बांग्लादेशियों को नहीं दो बुलाती बातें हूँ। बोल रही हूँ, दो बातें आपको बोल बोलना रही चाहिए हूँ, था ये बात। फिर रोहन जी आपका क्लोजिंग मेरे कमेंट उनसे लूंगी। कई वैचारिक मतभेद दो है बातें, TMC से। संजय चुनाव राणा को जी के लेके। कहने से एहतेशामुल हक साहब बांग्लादेशी नहीं हो जाएंगे और एहतेशामुल हक जी के कहने से इसी कोई भी तरीके का एजेंडा बांग्लादेशी, संजय राणा जैसे लोग कोई चलाते भी हैं, बांग्लादेशी टीवी पे और आके, घुसपैठिया डिबेट्स में हिंदुस्तानी आके। नहीं हो आपको जाएगा। उनको रोकना चाहिए था। कोई भी नहीं हो जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। रोहन जी आपका क्लोजिंग कमेंट, ओके ओके ठीक है रोहन जी, SIR का विरोध हम नहीं कर रहे। अभी हमारे जो कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि आपको रोकना चाहिए था, तो जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि जो हमारा समर्थन नहीं वो पश्चिम बंगाल का बंगाली ही नहीं है, उसके ऊपर क्यों चुप बैठे थे वो? तब उनका क्यों टॉलरेंस नहीं आता है? कल जज को 8 घंटे तक बांध में रखा, उस पर कांग्रेस पार्टी का एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? वो बताइए। जिस प्रकार से हमले हुए वहां पे SIR की प्रक्रिया में, उस पर कांग्रेस पार्टी क्यों कुछ नहीं बोली? डबल स्टैंडर्ड क्यों है आपके? या तो आप उनके साथ या उनके खिलाफ है, बीच की राजनीति क्यों कर रहे हैं? इसीलिए राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस हाशिए में चली गई है, क्योंकि आपके मुद्दे नैरेटिव जो है वो राष्ट्र नीति से ऊपर राजनीति में चले गए हैं। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, हर जगह पे, वहां पे बिहार में 20 लोग टेम्पो में लेके आए थे, 6 लोग टैक्सी में लेके गए। क्यों हो रहा है? दिल्ली में भी क्यों हो रहा है? कितना इनसिक्योर हो रहा है? मतलब बच्चों जैसी बात, 5-5 सेकंड के लिए आप लड़ने लगते हैं। ऐसी बात नहीं, आप हर किसी के बीच में बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बच्चों जैसी बात करते हैं। तो निष्पक्ष बाबू से भी रखा लीजिए कि हर किसी के कहने पर बीच में बोला करें। ओके ठीक है, निष्पक्षता नहीं होगी तो बोलना तो इतने पड़ेगा। ऐसी बातों को आप एकदम बोले पूरा तो seriousness ठीक, खत्म दूसरा हो बोले जाता तो है। गलत। ठीक है, तो एक आप बोले तो तरफ ठीक। ओके भरकर जी, एक तरफ दावा है घुसपैठ का, बदलती डेमोग्राफी का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, तो दूसरी तरफ आरोप है असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश का, नैरेटिव गढ़ने का, जो इन चुनावों में बार बार सामने निकल के आता रहेगा। शुक्रिया आपका रोहन गुप्ता जी, ईशान त्यागी, एहतेशामुल हक साहब, संजय राणा जी, बरखा जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।